हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। गाइस देखिए यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टाफिंग का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब गाइस देखिए जनरल मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का कि राइट पर्सन को मुझे फाइंड आउट करना है और राइट जॉब पर पुट करना है। यही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर स्टाफिंग। अब गाइस देखिए स्टाफिंग में कुछ एक्टिविटी जो है कंसिस्ट करती हैं। आइए देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब गाइस देखिए स्टाफिंग में क्या होता है कि ये सब एक्टिविटी यहाँ पर इंक्लूड होती है। सबसे पहला मेरा आता है गाइस मैन पावर प्लानिंग। हमारे बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है वही मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट, अब गाइस देखिए रिक्रूटमेंट क्या है कि यहाँ पर हम अपॉइंट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि आप आइए हमारी कंपनी में अप्लाई किए जॉब के लिए, वो मेरा क्या कहलाता है रिक्रूटमेंट। अब गाइस देखिए उसमें से हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग कुछ एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हैं, वो प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर सिलेक्शन। अभी गाइस इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इनका जनरल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग क्या है कि गाइस जो हमारा एम्प्लॉयज है उसको बेटर वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, वही मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर ट्रेनिंग। कंपनसेशन से गाइस यहाँ पर मीनिंग है मेरा सैलरी, जो हम उसको सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रमोशन का मीनिंग होता है गाइस यदि उस वर्क को जो हमने उस वर्क के लिए जिसके लिए असाइन किया था वो उससे कुछ ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको प्रमोशन प्रोवाइड कराते हैं। अब प्रमोशन का मेरा यहाँ पर मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी। एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, अब गाइस देखिए हमें जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मेंटेनेंस करके हमें रखना पड़ता है, क्योंकि गाइस देखिए यदि हम उनको प्रॉपर वे में वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो उस केस में वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएंगे, इफिशेंटली और इफेक्टिवली हमारे एम्प्लॉयज जो है वो वर्क नहीं करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी स्टाफिंग में इंक्लूड होती है। स्टाफिंग क्या है, यहाँ पर मेरा मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन हमने देखा था प्लानिंग, सेकेंड फंक्शन हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग, आज हम थर्ड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जो है मेरा स्टाफिंग। आइए स्टाफिंग की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। अब गाइस स्टाफिंग का मीन्स क्या है कि पुट करना है किसको, जो हमारे एम्प्लॉयज है उनको जॉब पर पुट करना ही मेरा क्या कहलाता है स्टाफिंग। एंड फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं किसको, राइट पर्सन को, किसके लिए, राइट जॉब पे पुट करने के लिए सिंपली। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि राइट पर्सन क्या है कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। बट ऑन द अदर हैंड गाइस यदि मेरा कोई भी रॉन्ग एम्प्लॉयज है तो वो मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगा और हो भी सकता है कि उसके कारण से मेरा बिजनेस जो है ब्रेक हो जाए। आई होप कि गाइज आपको यहाँ पर स्टाफिंग की डेफिनेशन इजीली क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइज देखिए यहाँ पर हमें डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। अब गाइज देखिए स्टाफिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें ये डिस्कस करना है। तो गाइज देखिए सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंस आता है यहाँ पर इंश्योर इफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। गाइज जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनकी इफिशिएंसी को इंश्योर कर देती है कि ये किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए सफिशेंट या इफिशेंट है भी या नहीं है। आइए देखते हैं। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई स्किल्ड पीपल हु विल बी एबल टू डायरेक्टली इनटू द जॉब। क्योंकि गाइस देखिए यदि वो पर्सन अवेलेबल है, वो एम्प्लॉय जो है मेरा वो एबल है हमारी जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, तो हम क्या है कि उसको डायरेक्ट उस जॉब के लिए अपॉइंट कर लेंगे, अदरवाइज उसको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। तो स्टाफिंग इंश्योर कर देती है कि वो पर्सन कितना एबल है कितना एबल नहीं है। देखिए इट्स वर्क इन एन एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल मैनर, ताकि क्या है कि वो जो एम्प्लॉयज है वो किसी भी वर्क को एफिशिएंट और सक्सेसफुल मैनर में कंप्लीट कर पाए। सेकंड देखते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब गाइस देखिए जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका प्रॉपर वे में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि गाइस देखिए हम सबको पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है लिमिटेड है, तो उनका प्रॉपर वे में यूज होना चाहिए। और रिसोर्सेज इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज नीड टू बी ऑप्टिमम यूटिलाइज। अब गाइस देखिए कोई भी रिसोर्सेज तो सबको क्या है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, उनको ज़रूरत है कि वो क्या है कि ऑप्टिमम यूज हो उनका। स्टाफिंग एज ए प्रोसेस इंश्योर दैट ओनली द राइट पीपल इज हायर्ड इन द बिजनेस एंड फंक्शनिंग इट। अब गाइस देखिए स्टाफिंग क्या करता है कि राइट पर्सन को हायर करता है ताकि जो हमारा रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज हो और जितना वेस्टेज है वो कम से कम वेस्टेज हो और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को हम कंप्लीट कर पाएँ। आइए थर्ड फंक्शन देखिएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़।
या हम कह सकते हैं हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। अब गाइस देखिए हमारे एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू। क्योंकि गाइस देखिए स्टाफिंग में क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट और ट्रेनिंग उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी इफिशिएंसी है हमारे एम्प्लॉयज की और उनका परफॉर्मेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग हिम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू अडोप्ट द चेंजिंग नीड्स। अब गाइस देखिए हमारा इन्वायरमेंट क्या है कि कंटिन्यूसली चेंज होता है। अब इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको, अब गाइस देखिए कोई भी एम्प्लॉयज कब अडोप्ट कर पाएगा, जब हम उनको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है ट्रेनिंग में कि हम जो भी वर्क कोई एम्प्लॉयज कर रहा है उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ताकि कोई भी इन्वायरमेंट में फ्यूचर में चेंजेस आते हैं तो वो ईजिली उनको अडोप्ट कर पाए। आगे देखिए, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए ट्रेनिंग क्या है यहाँ पर कि उसकी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करती है, एंड आल्सो डेवलपिंग हिज ओवरऑल एबिलिटी टू फैसिलिटेट हिम डिस्चार्ज द मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इन द फ्यूचर। अब गाइस देखिए यदि फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अराइज होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेरी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसको क्या है कि वो इजीली हैंडल कर पाते हैं, इजीली सोल्व कर पाते हैं। किसके थ्रू? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। आइए फोर्थ देखते हैं। गाइस देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंस में मेरी यहाँ पर क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए यहाँ पर जब हम उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो उस केस में क्या होगा कि उनका जो मोरल है वो बूस्ट होगा और उनकी जॉब सेटिस्फाई होगी। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर एक डेवलप्ड, हम कह सकते हैं एक डेवलप्ड एम्प्लॉय जिसका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है, उसको गाइस देखिए उसकी क्या होती है, मार्केट में ज़्यादा वैल्यू होती है और अदर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन उसको ईजिली हायर कर सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा, उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन होगी। उसे पता है यदि मैं किसी भी कारण से मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करना पड़ता है तो मुझे अदर ऑर्गेनाइजेशन में इजीली जॉब अवेलेबल हो जाएगी। आइए देखिए, बाय अलाउइंग फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग आल्सो क्रिएट्स ए सिस्टम ऑफ मोटिवेशन। अब गाइस देखिए हम क्या है कि यहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू क्या है कि एक मोटिवेशन का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, किसके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रेनिंग हेल्प्स इन बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। अब गाइस देखिए ट्रेनिंग किसको हेल्प करती है, हमारे एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने में, उनको बूस्ट करने में मेरी हेल्प करती है, एंड प्रोवाइड इफिशिएंट वेज टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन। अब गाइस देखिए यहाँ पर कोई भी फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करने में क्या है कि मेरी हेल्प करती है ट्रेनिंग, ताकि वो उस वर्क को क्या है कि ईजी वे में और इफ़िशेंट वे में कंप्लीट कर पाए कोई भी वर्कर। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें फीचर डिस्कस करने की, फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट फीचर में रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग रेफर्स टू गाइस यहाँ पर हम कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज, जो मेरे पास वर्कर अवेलेबल है मेरे बिजनेस में। तो गाइस देखिए स्टाफिंग फंक्शन क्या है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स है। क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको बताया हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वर्कर्स का, या हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज का क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, किसके लिए, जॉब के लिए, राइट पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं राइट जॉब पर पुट करने के लिए। आइए सेकंड देखिए, सेपरेट मैनेजर फंक्शन। अब गाइस देखिए जैसे हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग। तो ये भी क्या है कि मेरा एक मैनेजमेंट का सेपरेट फंक्शन है। थर्ड देखिए, इसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मेरा स्टाफिंग है ऑल मैनेजरियल लेवल के लिए इसेंशियल है। ये नहीं है कि यहाँ पर इसकी सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉप लेवल पर रिक्वायरमेंट है या लोअर लेवल पर रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट ऑल प्लेस पर होगी, या वो टॉप लेवल हो या लोअर लेवल हो या मेरा मिडल लेवल हो। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए सेकंड देखिए क्या कह रहा है, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइस देखिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हम उनको, जो हमारी सोसाइटी है उसको हम बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि गाइस देखिए हम क्या है कि एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं जॉब के लिए, तो क्या है कि इस तरीके से हम यहाँ पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो हमारा फंक्शन है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। आइए लास्ट देखिए क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब गाइस देखिए स्टाफिंग जो मेरा फंक्शन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एम्प्लॉयज़ को जो है हायर कर रहे हैं और हमारे बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए रेडी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हैं ताकि वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रॉपर वे में वर्क कर पाएँ। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों को इफेक्ट करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
अब गाइस देखिए यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए पार्ट ऑफ स्टाफिंग जो होता आपके कोर्स से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, आपको उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। फिर भी यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। आइए देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस देखिए जितने भी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर वे में यूज हो, डेवलप हो, उनका सिलेक्शन हो और उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराएं, यही मेरा क्या कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब गाइस देखिए एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है यदि उन सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलप होता है। गाइस देखिए यहाँ पर इन्हें दिखा भी रखा है कि लीडरशिप, पोटेंशियल, एम्प्लॉय स्किल्स, रिसर्च, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस एंड रिक्रूटमेंट। अब गाइस देखिए इन सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मेरी 3 स्टेज हैं। सबसे पहले क्या है गाइस देखिए लेबर वेलफेयर स्टेज। गाइस देखिए लेबर वेलफेयर स्टेज में क्या होता है कि जो हमारी लेबर है उनको हम प्रॉपर वे में जितनी उनकी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग सैलरी होनी चाहिए उनको वो सैलरी प्रोवाइड कराएं और उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो अपने वर्क को इफ़िशेंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएँ। ये मेरी फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड देखिए पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि पर्सनल जब तक मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर वे में नहीं होगा तब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या है कि गाइस यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। सेकंड देखिए एचआरएम स्टेज। एचआरएम स्टेज में आपको गाइस पहले ही बता चुका हूँ कि जब यहाँ पर हम सारी एक्टिविटी को कंबाइन कर देते हैं तो वो मेरी क्या होती है एचआरएम स्टेज होती है। लाइक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये मेरी क्या कहलाती है एचआरएम स्टेज कहलाती है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें स्टाफिंग प्रोसेस को डिस्कस करना है। यहाँ से क्वेश्चन भी अराइज होता है पेपर में 4 to 5 मार्क्स का गाइस काफ़ी टाइम्स जो है यहाँ से पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले मेरी फर्स्ट स्टेज क्या आती है यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहले हमें जो है मैन पावर की प्लानिंग करनी होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है वर्क को कंप्लीट करने के लिए। आइए मैन पावर प्लानिंग और इन सिंपल टर्म एस्टिमेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर एस्टिमेशन है। सेकंड देखिएगा सेकंड में क्या कह रहा है रिक्रूटिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर रिक्रूटिंग क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को क्या है कि इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए जॉब के लिए। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा है वंस द पोजीशन आर डिटरमाइन एंड क्वालिफिकेशन आउटलाइन देयर अराइज द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाई पीपल मीटिंग द कंडीशन। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी पोजीशन हमने डिटरमाइन की है उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय को क्या है कि फाइंड आउट कर रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाता है रिक्रूटिंग कहलाता है। गाइस देखिए ये सब टॉपिक हमें डीप में डिस्कस करने इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको क्या है कि जर्नल मीनिंग क्लियर होना चाहिए। थर्ड गाइस देखिए थर्ड मेरा प्रोसेस क्या आता है यहाँ पर सिलेक्शन। गाइस देखिए जो भी एम्प्लॉयज हमने फाइंड आउट करें उसमें से हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे कौन जो हमारे वर्क को कम्प्लीटली इफिशेंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, उनको हम क्या है कि वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं जो बेटर एम्प्लॉयज हैं, हमारी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जो हमने क्वालिफिकेशन आउटलाइन की थी उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं और जिस पोजीशन के लिए हमने डिटरमाइन किया था वो उसके लिए बेटर हैं, उन्हीं एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। देखिए इट कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल पर्सन है उसी को हम क्या है कि यहाँ पर जॉब के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाता है सिलेक्शन। देखिए फोर्थ क्या आता है वर्क फोर्स ओरिएंटेशन। अब गाइस देखिए वर्क फोर्स ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज को हमने सिलेक्ट कराए उसको हम अवेयर करा रहे हैं किससे, हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से, ताकि वो एम्प्लॉय जो भी है वो प्रॉपर वे में वर्क कर पाए। आइए देखते हैं। वर्क फोर्स ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू एम्प्लॉय इज मेड फैमिलियर टू द वर्क प्लेस। अब गाइस देखिए जो वर्क प्लेस है उससे क्या है कि हम यहाँ पर फैमिलियर करा रहे हैं। बीइंग ए न्यू एम्प्लॉयज ही सी माइट बी अनअवेयर ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव रूल्स एक्सेट्रा। अब गाइस देखिए कोई भी नया एम्प्लॉय यदि हमारी कंपनी में आ रहा है तो वो हमारे रूल्स और रेगुलेशन से जो है उसकी नॉलेज नहीं होगी रूल्स और रेगुलेशन की, तो इसलिए क्या है कि हम उसको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे अवेयर करा रहे हैं कि आपको ये रूल रेगुलेशन जो है फॉलो करनी है, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है।
एंड उसको ये भी बता रहे हैं कि कौन आपका सबॉर्डिनेट्स है और कौन आपका सुपीरियर है, आपको किस वे में किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी है किस पर्सन से, वो सब डिटेल्स हम यहाँ पर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक तरीके से अपनी कंपनी से जो है हम उसको फेमिलियर करा रहे हैं। आइए फिफ्थ देखते हैं। गाइस देखिए फिफ्थ में क्या कह रहा है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था गाइस, देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, मेरे दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस, जो मेरा जॉब जिस वर्क से रिलेटेड कोई पर्सन वहाँ पर कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया है उसको सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं हम। डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है गाइस, यहाँ पर देखिए कि हम उसको ओवरऑल उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वही मेरा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। आइए नोट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया दोनों क्या है कि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द करंट जॉब परफॉर्मेंस। अब गाइस देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरी ट्रेनिंग क्या करती है कि करंट जॉब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और उसको बेटर करती है। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए यहाँ पर हेल्पिंग एन अकाउंटेंट टू बी ए बेटर अकाउंटेंट। अब हम एक अकाउंटेंट की हेल्प कर रहे हैं किस लिए, बेटर अकाउंटेंट बनने के लिए, पहले से ही बेटर है और बेटर बनाने के लिए हम उसको जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो स्किल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वही मेरी क्या कहलाती है यहाँ पर, ट्रेनिंग। आइए ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट इज कंसर्न with improving the ability of the employees in such a manner so as to allow him to discharging more complicated function in the future। ताकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि उसकी ऑल ओवर एबिलिटी को हम जो है बूस्ट कर रहे हैं ताकि वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अराइज होती है इन फ्यूचर तो वो उसको हैंडल कर पाए और प्रॉपर वे में उसको सोल्व कर पाए। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें ईजिली क्लियर हुई होंगी। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में गाइस अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे एंड में, ठीक है। आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए सिक्स्थ क्या आता है यहाँ मेरा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब गाइस देखिए अप्रेजल के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कराए उसके वर्क को क्या है कि हम यहाँ पर जज कर रहे हैं कि जिस जॉब के लिए हमने उसको असाइन किया था उसके लिए वो बेटर है या नहीं है, उस वर्क को वो कम्प्लीटली इफिशेंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पर वही मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आइए 7 देखिए। अब गाइस देखिए जिस भी जॉब के लिए हमने उसको असाइन किया था यदि वह उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट कर रहा है, गाइस देखिए यदि हमने उसको 5 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा था दिन में और वो उससे ज़्यादा कर रहा है, फॉर एग्जांपल 6 या 7 कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको प्रमोशन प्रोवाइड कराएंगे। आइए प्रमोशन देखते हैं गाइस देखिए। प्रमोशन इज द प्रोसेस वेयर एम्प्लॉयज गेट प्रमोटेड टू द हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम क्या है कि उसको प्रमोट कर रहे हैं। गाइस देखिए जिस रैंक पर वो पहले था उससे अबव उसको रैंक हम प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाइस कोई भी एम्प्लॉय हमारा यहाँ पर मिडिल लेवल पर वर्क कर रहा था तो हम उसको टॉप लेवल के लिए प्रमोट कर देंगे उसकी कैपेसिटी को देखते हुए। आइए अब गाइस देखिए लास्ट में मेरा यहाँ पर क्या आता है, कंपनसेशन आता है, ठीक है। 8 प्रोसेस में मेरा क्या होगा, स्टाफिंग प्रोसेस में 8 जो मेरा आता है यहाँ पर कंपनसेशन। अब गाइस देखिए एन एम्प्लॉय विल नॉट वर्क एनीथिंग विदाउट कंपनसेशन। अब गाइस देखिए सबको पता है कोई भी वर्कर बिना कंपनसेशन के वर्क नहीं करेगा। कंपनसेशन मीन यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सैलरी या वेजेस। अब गाइस देखिए यदि किसी को भी हम सैलरी या वेजेस प्रोवाइड नहीं कराएं तो उस केस में कोई भी वर्कर जो है मेरा फ्री में अवेलेबल नहीं होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फ्री में वर्क करने के लिए रेडी नहीं होगा। गाइस ये तो वर्कर हैं, कोई अपना बंदा फ्री में वर्क करने के लिए आजकल तैयार नहीं होता है, ठीक है। आइए The total amount of compensation depends upon the nature of work and the position of the employees। अब गाइस देखिए जो मेरा कंपनसेशन का अमाउंट है वो किस पर डिपेंड करता है यहाँ पर कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है मेरे एम्प्लॉयज का या उसकी पोजीशन क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। आइए देखिए कंपनसेशन आर 2 टाइप्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि कंपनसेशन भी मेरे 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट गाइस देखिए डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, सेकंड क्या आता है गाइस मेरा इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। अब गाइस देखिए डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या होती है, यहाँ पर हम डिनोट कर सकते हैं किससे, वेजेस या सैलरी से, जो कि हम उनको मॉनेटरी टर्म में, ठीक है, मनी की फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है यहाँ पर, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट या परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। अब गाइस देखिए या तो हम टाइम के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं या उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर उनको पेमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब गाइस देखिए टाइम के बेस पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि टीचर्स जो होम ट्यूशन प्रोवाइड कराते हैं उनका टाइम के अकॉर्डिंग फ़ी लेते हैं, वो 1 घंटे की 500 या 400 चार्ज करते हैं। अब गाइस देखिए लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होगा कि वो पर क्लास चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, कि आप हमें 1 क्लास के इतने रुपए आपको फ़ी पे करनी है। अब उस क्लास में गाइस देखिए वो क्लास जो है मेरी 1 आवर की भी हो सकती है, 2 आवर की भी हो सकती है, पर वो पर क्लास चार्ज कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। आइए इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट देखते हैं गाइस। देखिए इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम जो उनको मॉनेटरी टर्म में तो दे ही रहे हैं, उससे अलग जो एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो मेरी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट।
फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए, हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप होम से कंपनी और कंपनी से होम जाने के लिए जो कंपनी का ट्रांसपोर्ट है आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो मेरी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कहलाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी यहाँ तक। गाइस यदि फिर भी आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो शो हो रहा है आप मुझ पर उस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। तो गाइस देखिए हमने क्या डिस्कस किया है यहाँ पर। गाइस देखिए 8 पॉइंट डिस्कस किया हमने स्टाफिंग प्रोसेस में। सबसे पहला मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, थर्ड मेरा सिलेक्शन, फोर्थ मेरा वर्क फोर्स ओरिएंटेशन, फिफ्थ गाइस देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सिक्स्थ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेवन्थ प्रमोशन एंड लास्ट मेरा कंपनसेशन। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। गाइज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।